हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज उसको हम रिवाइज करेंगे उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करके। तो देखते हैं क्या क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं और जो एग्जाम व्यू पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूटिलिटी मीन्स। यूटिलिटी का मीनिंग पूछा गया है। तो यूटिलिटी का क्या मीनिंग होता है? ऑप्शन ए, यूजफुलनेस ऑफ अ कॉमोडिटी। यूजफुलनेस डिफरेंट है यूटिलिटी से। यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। जरूरी नहीं है कि कोई कॉमोडिटी अगर उसमें यूटिलिटी है तो वो यूजफुल भी हो। लाइक अगर कोई जैसे ड्रिंकर्स होते हैं, उनके लिए जो वाइन है वो यूजफुल है, यूटिलिटी उसमें है, बट वही बात है ना, वो हेल्थ के लिए हार्मफुल है। तो जरूरी नहीं है कि अगर किसी कॉमोडिटी में यूटिलिटी है तो वो फिर यूजफुल भी हो। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। फिर यूटिलिटी नॉर्मली होती क्या है? यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कॉमोडिटी। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट इन दिस केस। और नेक्स्ट ऑप्शन सी भी देख लेते हैं एक बार। प्लेजर डिराइव फ्रॉम कंजप्शन। जो यूटिलिटी है वो प्लेजर से अलग है। जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर हम किसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी का कंजप्शन कर रहे हैं, उसमें यूटिलिटी है तो उससे हमें फिर प्लेजर भी मिले। लाइक एग्जाम्पल के लिए, अब जैसे कुनैन है, कुनैन से जो है मलेरिया का ट्रीटमेंट होता है, और कुनैन जो है मेडिसिन है मलेरिया के लिए, उसका बिटर टेस्ट है। तो फिर इसमें क्या होगा कि एक तरीके से कुनैन का कंजप्शन तो कर लेंगे, तो फिर वही चीज है कि वो प्लेजर तो नहीं देगी ना, बट वो एक तरीके से उसमें यूटिलिटी है, सेटिस्फेक्शन है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये भी ऑप्शन सही नहीं है। प्लेजर डिराइव फ्रॉम कंजप्शन यूटिलिटी नहीं है। तो यूटिलिटी की क्या डेफिनेशन बनती है? वांट सेटिस्फाइंग पावर होता है कॉमोडिटी का, उसी को हम बोलते हैं यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 डैश रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि एडिशनल जो है सेटिस्फेक्शन मिला। और क्यों मिला? क्योंकि एडिशनल हमने कंजप्शन करा, एडिशनल यूनिट का कंजप्शन करा। तो सिंपल सा पॉइंट बनता है, क्या बोलते हैं उसे? मार्जिनल यूटिलिटी, एमयू। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि एडिशनल सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी। टोटल यूटिलिटी होगी नहीं, क्योंकि टोटल यूटिलिटी तो टोटल सेटिस्फेक्शन होता है, नॉर्मल यूटिलिटी है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी केस। सिंगल कॉमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या रहती है? वो कंडीशन ये होती है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है गुड एक्स की, डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी विल बी इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि अगर हमें कंडीशन क्लियर है तो हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो यूटिलिटी है वो यूटिल्स में है, ठीक है, और प्राइस रुपीज में है। तो हम क्या करते हैं? यूटिलिटी को कन्वर्ट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। कैसे कन्वर्ट करते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी को डिवाइड कर देते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी से। इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट डैश शोज डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन बाय विद गिवन इनकम एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स। अब ये बताया, पूछा गया इसमें कि एक तरीके से डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो टू गुड्स का, जो कि कंज्यूमर परचेज कर सकते हैं अपनी गिवन इनकम और प्राइसेस के बेसिस पर। तो बजट सेट होगा नहीं, क्योंकि बजट सेट में तो सारे कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं, जिसमें कि कंज्यूमर की इनकम अगर कम भी स्पेंड हो रही है वो भी आएगा। जबकि फिर अगर हम बात करें तो इसका राइट क्या होगा? बजट लाइन। बजट लाइन का मतलब ही क्या है? अगर इनकम है 100 रुपीज की, तो लिमिटेड इनकम 100 रुपीज की टू गुड्स पे पूरी की पूरी स्पेंड होगी, तो उसी को हम बोलते हैं बजट लाइन, जहां पे कंज्यूमर के जो टू प्राइजेस ऑफ टू गुड्स हैं वो गिवन होंगे। इनडिफरेंस सेट हो नहीं सकता, इनडिफरेंस मैप होगा नहीं। इनडिफरेंस कर्व का मीनिंग पता होना चाहिए। इनडिफरेंस कर्व क्या होता है? जो कि या इनडिफरेंस सेट क्या होता है? टू गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन को शो करता है जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है। इट मीन्स ये किसकी डेफिनेशन हो गई? बजट लाइन की। नेक्स्ट, सेटाइटी पॉइंट रेफर्स टू अ सिचुएशन। सेटाइटी का मतलब होता है फुल सेटिस्फेक्शन पॉइंट होता है ये। दिस इज द फुल सेटिस्फेक्शन पॉइंट। और अब एक टीयू और एमयू में जो रिलेशनशिप था उसके बेसिस पे हम इसे आंसर कर सकते हैं।
और टीयू और एमयू का क्या रिलेशनशिप था, जैसे कि एक पॉइंट आता है ना, जब टीयू अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होती है तो एमयू क्या होती है, 0 होती है, तो वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट होगा। जैसे इसमें बोला हुआ है टीयू इज राइजिंग, अगर टीयू राइज करती है तो एमयू फॉल करती है, ये वाला कंडीशन नहीं है। टीयू अगर फॉल कर रही है तो एमयू नेगेटिव हो जाएगी, बात तो सही बोली हुई है, अगर टीयू फॉल करती है तो एडिशनल सेटिस्फेक्शन नेगेटिव हो जाता है। बट इसमें पूछा गया सेटाइटी पॉइंट, सेटाइटी पॉइंट कहाँ पर होता है, जहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो। जब टीयू मैक्सिमम होती है ना तो एमयू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो टीयू और एमयू का रिलेशनशिप इसमें हमें क्लियर होना चाहिए। क्या रिलेशन होता है टीयू और एमयू में, जब टीयू इंक्रीज करती है डिक्रीजिंग रेट से तो एमयू फॉल करती है। फिर दूसरा रिलेशन क्या था, जब टीयू जो है अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होती है एमयू 0 होगी। और लास्ट क्या था, जब टीयू फॉल करती है टोटल यूटिलिटी गिरती है तो एमयू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। सेटाइटी पॉइंट कहाँ है, जहां पे टीयू मैक्सिमम है तो एमयू क्या हो रही है, 0 हो रही है। अब आप इसे नोट डाउन कीजिए, हम और क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिनल यूटिलिटी इन मनी टर्म्स इज गिवन बाय। एमयू को इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है गुड एक्स की वो यूटिल्स में है, और इसे हमें मनी टर्म में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करना होता है, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी से, जो कि हम मान के चलते हैं कि ये कांस्टेंट रहती है, एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एमयू एक्स अपॉन पी एक्स, ये तो रॉन्ग हो गया, तो क्या रहेगा, एमयू एक्स को किससे डिवाइड करना है, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी से, इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्राइस रेशियो इंडिकेट्स द स्लोप ऑफ, जो प्राइस रेशियो है वो किसके स्लोप को इंडिकेट करता है, तो ये जो प्राइस रेशियो है इंडिफरेंस कर्व का स्लोप नहीं होता, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व का स्लोप भी नहीं है, किसका स्लोप होता है, प्राइस रेशियो बजट लाइन का। बजट लाइन का जो स्लोप है ना वो होता है पी एक्स अपॉन पी वाई, और ये कांस्टेंट रहता है, इसी वजह से बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है। और जो इंडिफरेंस कर्व है उसका स्लोप क्या होता है, उसका स्लोप है एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो अभी इसने पूछा है प्राइस रेशियो किसका स्लोप है, तो प्राइस रेशियो बजट लाइन का स्लोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सेट ऑफ बंडल्स अवेलेबल टू कंज्यूमर इज कॉल्ड। बंडल्स का सेट अवेलेबल है कंज्यूमर के पास तो उसे क्या बोलते हैं, बजट सेट। मीन्स की कंज्यूमर के पास जो है ऑप्शन है वो अपनी गिवन लिमिटेड इनकम में जो है एक्सपेंस कर सकते हैं, 2 गुड्स को खरीद सकते हैं। लाइक अगर कंज्यूमर की इनकम जो है वो ₹100 है तो 100 रुपीज को या तो पूरा का पूरा 100 रुपीज स्पेंड कर दो, या फिर 100 रुपए से कम भी कंज्यूमर जो है कम भी स्पेंड कर सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिर बजट सेट बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन इज। बजट लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, बजट लाइन की सिंपल सी इक्वेशन है कि जो प्राइस ऑफ एक्स है इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई विल बी इक्वल टू मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो ऐसा यहाँ पे कहाँ पर हो रहा है, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई विल बी इक्वल टू एम। ये बजट लाइन की इक्वेशन है। ये क्या बता रही है कि जब कंज्यूमर 2 गुड्स का कंजप्शन करेगा तो अपनी जितनी भी उसकी लिमिटेड इनकम है पूरी की पूरी स्पेंड करे 2 गुड्स के कंजप्शन पर, तो वो बजट लाइन होती है। अब जैसे ये ऑप्शन डी है, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इक्वल टू मनी और लेस देन मनी, ये किसकी इक्वेशन है, बजट सेट की। क्योंकि जो बजट सेट है वो क्या बताता है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स विच कंज्यूमर कैन बाय। मीन्स की अब जैसे सपोज एग्जाम्पल के लिए 100 रुपीज की इनकम है, पूरे के पूरे 100 रुपए खर्च कर दिए, वो तो बजट लाइन है। बट अगर 100 रुपए से कम स्पेंड करे, लाइक 60 रुपीज खर्च करे या फिर 40 रुपीज खर्च करे, या पूरे के पूरे 100 खर्च कर दिए, तो किसका पार्ट बन जाता है, बजट सेट का। तो अभी इक्वेशन किसकी पूछी गई है, बजट लाइन की। तो बजट लाइन की इक्वेशन क्या है, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई विल बी इक्वल टू मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी अप्रोच, यूटिलिटी अप्रोच के हिसाब से कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहां पर होगी, तो ये 2 कमोडिटी केस से क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें एमयू एक्स भी है और एमयू वाई भी है। तो अब इसमें 2 कमोडिटी केस में जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे होता था, जहां पे एमयू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल हो एमयू वाई अपॉन पी वाई के। इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा,
एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई विल बी इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। तो ऑप्शन ए तो है ही कंडीशन, और ये जो तरीका है ना एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई विल बी इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, ये भी करेक्ट है। इट मीन्स बोथ जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई विल बी इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई हो जाएगा। तो टू कमोडिटी केस में कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम क्या थी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। नेक्स्ट, अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व ऑफ अ कंज्यूमर इज कॉल्ड। इंडिफरेंस कर्व का सेट मीन्स एक तरीके से क्या सेंस दे रहा है कि एक सिंगल डायग्राम में इंडिफरेंस कर्व का कलेक्शन क्या कहलाता है। इंडिफरेंस कर्व के कलेक्शन को हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। इस तरीके का दिखता है ना इंडिफरेंस मैप, एक ही डायग्राम में कई सारे इंडिफरेंस कर्व बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व है तो उसे क्या बोल देंगे फिर हम यहाँ पर, इंडिफरेंस मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ एमआरएस इज कांस्टेंट आई सी इंडिफरेंस कर्व विल बी। एमआरएस अगर कांस्टेंट हो, एक तो एमआरएस है क्या, जो एमआरएस है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, और ये किसका स्लोप है, इंडिफरेंस कर्व का। अब नॉर्मली जो इंडिफरेंस कर्व की शेप होती है वो कैसी है, कॉन्वेक्स टूवर्ड्स ओरिजिन, और इंडिफरेंस कर्व की शेप कॉन्वेक्स होने का जो रीजन होता है उसका स्लोप एमआरएस कैसा होता है, फॉलिंग, डिमिनिशिंग एमआरएस होता है। इसी वजह से इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है टूवर्ड्स ओरिजिन। बट इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर एमआरएस कांस्टेंट हो जाए तो इंडिफरेंस कर्व की क्या शेप होगी, तब इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। डाउनवर्ड तो होगा, डाउनवर्ड का मतलब ही क्या है कि अगर एक्स का कंजप्शन इंक्रीज करना है तो गुड वाई का कंजप्शन डिक्रीज करना होगा। बट अगर एमआरएस कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट मीन्स 2:1 2:1 हर लेवल पे सेम हो जाए, कुछ भी रेशियो हो सकता है लेकिन कांस्टेंट होगा। तो अगर एमआरएस कांस्टेंट हो जाती है तो वहां पे इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। नेक्स्ट, इफ एमआरएस इंक्रीजिंग, अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज करे तो इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी होगी, नॉर्मली एमआरएस फॉलिंग होती है, एमआरएस फॉल करती है तो ये कॉन्वेक्स होता है। वहीं अगर इसका अपोजिट देखें, अगर एमआरएस इंक्रीज करने लग जाए तो कॉन्वेक्स का अपोजिट शेप है कॉन्केव। इट मीन्स कि यहाँ पर जब एमआरएस इंक्रीज करेगी तो फिर जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी शेप कैसी हो जाएगी, कॉन्केव। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करती। इंडिफरेंस कर्व की नॉर्मल शेप कैसी है, कॉन्वेक्स टूवर्ड्स ओरिजिन। बट अगर ऐसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहे हैं अगर एमआरएस इंक्रीज करती है तो कैसी शेप होगी, तब यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व कॉन्केव शेप का हो जाएगा। जैसे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी कर्व कॉन्केव होता है, उसका रीजन क्या है, उसका स्लोप एमओसी इंक्रीजिंग होता है। तो ऐसे अगर इसका भी स्लोप बढ़ने लग जाए तो फिर कॉन्केव शेप का हो जाएगा इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट, इफ कंज्यूमर्स कंज्यूम ओनली, अगर कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं ओनली 2 गुड्स, प्राइस ऑफ 1 गुड फॉल्स, अगर एक गुड का प्राइस कम हो गया तो इंडिफरेंस कर्व के साथ क्या होगा, ऑप्शन ए शिफ्ट्स अपवर्ड्स या फिर शिफ्ट्स डाउनवर्ड्स, ऑप्शन सी बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, या डी डजंट चेंज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कि अगर इंडिफरेंस कर्व की बात करें वहां पे अगर एक प्राइस का, अगर एक गुड का प्राइस कम हो रहा है तो वो फिर यहाँ पे शिफ्ट नहीं करेगा, इंडिफरेंस कर्व में कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ क्या होगा कि कंज्यूमर जो है गुड एक्स का कंजप्शन इंक्रीज करेगा और गुड वाई का जो कंजप्शन है वो कम हो जाएगा। जैसे हमने मान लिया कि गुड एक्स का प्राइस कम हुआ है तो जिस गुड का प्राइस कम होता है उसके लिए डिमांड ज्यादा होने लगेगी। तो इंडिफरेंस कर्व की शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। नेक्स्ट, फॉर स्टेबल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में स्टेबिलिटी लाने के लिए एमआरएस कैसी होनी चाहिए, ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के हिसाब से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहां एमआरएस किसके इक्वल होता है, पी एक्स अपॉन पी वाई के। तो एमआरएस कैसी होनी चाहिए थी, हमने पढ़ा था डिमिनिशिंग, मीन्स की जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी शेप कैसी होगी, कॉन्वेक्स टूवर्ड्स ओरिजिन। नेक्स्ट, टोटल यूटिलिटी इज, ऑप्शन ए सिग्मा एम यू, ऑप्शन बी ऑलवेज इंक्रीजिंग। जो टोटल यूटिलिटी होती है वो हमेशा इंक्रीज नहीं करती, पहले तो इंक्रीज करती है डिक्रीजिंग रेट से, फिर टीयू इंक्रीज करती है, पहले टीयू इंक्रीज करती है इंक्रीजिंग रेट से, फिर उसके बाद जो है टीयू मैक्सिमम पे आती है और फिर लास्ट में टीयू फॉल करती है। तो ऑलवेज ये इंक्रीजिंग नहीं होती। देन यूटिलिटी फॉर्मूला है, यूटिलिटी जो है फर्स्ट यूनिट इनटू में नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं था, और नन ऑफ दीज।
तो अब यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा, टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट। इट मीन्स अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी को टोटल करते जाएंगे तो हमें टोटल यूटिलिटी ऑब्टेन होती है। तो हम बोल सकते हैं टोटल यूटिलिटी इक्वल्स टू सिग्मा एमयू, या फिर और कैसे हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल यूटिलिटी को? इसका क्या तरीका है? तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला यही बनता है, जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटीज है ना उसको टोटल करते जाएंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होगा? टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोज। इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो क्या शो करता है? इंडिफरेंस कर्व का स्लोप एमआरएस है, और एमआरएस कैसा होता है? डिमिनिशिंग, तभी तो कॉन्वेक्स होता है ना इंडिफरेंस कर्व, तो डिक्रीजिंग एमआरएस। तो स्लोप ऑफ आईसी कर्व क्या शो कर रहा है कि एमआरएस डिमिनिशिंग है, डिक्रीजिंग है, तो ये होगा इसका ऑप्शन सी। 20th क्वेश्चन, फॉलोइंग इज नॉट द एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का इनमें से कौन सा एजम्पशन नहीं है? फर्स्ट है कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर्स में, तो ये एजम्पशन तो उसकी है यूटिलिटी एनालिसिस की। और जबकि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की एजम्पशन क्या है? यूटिलिटी इज ऑर्डिनल, वी कैन ओनली प्रोवाइड रैंक्स टू आवर सेटिस्फेक्शन। अपने सेटिस्फेक्शन को सिर्फ हम रैंक दे सकते हैं, तो इट मीन्स ये तो यहाँ पर ये इसकी एजम्पशन नहीं है इंडिफरेंस कर्व की। नेक्स्ट, एमयू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहती है, ये भी एजम्पशन किसकी है? यूटिलिटी एनालिसिस की। और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि इसमें आई गया मार्जिनल यूटिलिटी, तो ये भी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का एजम्पशन नहीं है। ऑल ऑफ अबव। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का एजम्पशन क्या था कि एक तो जो कंज्यूमर है वो अपने सेटिस्फेक्शन को डायरेक्टली नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो यूटिलिटी कैसी है? ऑर्डिनल है, और कंज्यूमर टू गुड्स का कंजप्शन करता है, गुड एक्स और गुड वाई का। कंज्यूमर रैशनल है, और साथ ही साथ जो कंज्यूमर है वो एक तरीके से जब भी कंजप्शन करेगा तो उसका इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा? जहां एमआरएस किसके इक्वल होगा? पी एक्स अपॉन पी वाई के, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से, और एमआरएस कैसा होगा? फॉलिंग होगा। तो ये किसकी एजम्पशन थी? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की। और जो इस क्वेश्चन में हमें एजम्पशंस दे रखी हैं वो सारी की सारी किसकी थी? यूटिलिटी एनालिसिस की। ठीक है, अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक भी आप कर सकते हैं।